दी फंड्स हम कहां कहां से अरेंज कर सकते हैं? तो अगर अरेंज करने की बात कर रहे हैं तो दो बातें याद रखिएगा। कोषों को जुटाने के लिए या तो हमारे खुद के ही सोर्सेज होंगे, यानी कि स्वयं के कोष होंगे, यानी कि ओनर्स फंड या ओन्ड फंड, स्वामियों के कोष, या होंगे बोरोड फंड, यानी कि उधार कोष। अगर मैं ओनर्स फंड की बात करूं, ओन्ड फंड खुद के स्वयं के या स्वामियों के कोष, तो उसमें क्या क्या कवर्ड होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब समता अंश पूंजी, एक होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, संचय एवं आधिक्य, और एक होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी पूर्वाधिकार अंश पूंजी। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि समता अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य और पूर्वाधिकार अंश पूंजी या अधिमान अंश पूंजी, ये ओनर्स फंड कहलाते हैं हमारे लिए। सबसे पहली बात, ये इक्विटी शेयर कैपिटल को हम ओनर्स फंड क्यों कह रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल को ओनर्स फंड क्यों कहा जा रहा है? हाँ हाँ, अभी लेते, एक मिनट। समता अंश पूंजी को स्वामियों का कोष क्यों कह रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि ये क्या कर, ये ओनर होते हैं, वही तो रीजन पूछ रहे हैं कि ओनर क्यों होते हैं। हाँ, किसकी? अंशधारियों की लाइबिलिटी रहती है चुकाने की, ये तो कंपनी की होती है, अंशधारियों की थोड़ी ना होती है। अंशधारी तो केवल 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए चुकाने के लिए दायी है बस। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि समता अंश पूंजी की अगर बात करें तो जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, समता अंश धारी होंगे, उनके पास एक एडिशनल चीज है और वो क्या है?
वोटिंग राइट्स यानी कि मताधिकार। अगर वो वोट कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से उस संस्था को या उस कंपनी को चला रहे हैं। यानी कि वो डे टू डे एक्टिविटी, रूटीन की एक्टिविटी, रोजमर्रा की एक्टिविटी में नहीं जाते। वो रोज नहीं चले जाते ऑफिस की, उठाया चलो भाई चल दिए, भाई आज लेट कैसे खुला है ऑफिस, ये क्यों नहीं आया, ये इंटरप्शन वो नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं और वो निदेशक ही क्या करता है, उस संस्था को चला रहा होता है। किसके बिहाफ पर? शेयर होल्डर के बिहाफ पर, उसके बिहाफ पर चला रहा होता है। जैसे एक बात समझे, अपन ये बात करें कि देश कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री नहीं चला रहा, हम चला रहे हैं। हम अपने रोजमर्रा के काम में फुर्सत नहीं निकाल पाते, तो हमने एक व्यक्ति को चुन लिया है कि तुम हमारे बिहाफ पर ये काम करो। वो बात अलग है कि वो हमारी सुनते नहीं है, लेकिन चुना तो हमने ही है, ठीक है ना, चुना तो हमने ही है, हमारे बिहाफ पे वो सारे काम कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो पॉइंट यही है कि मताधिकार यानी इक्विटी शेयर होल्डर या समता अंशधारी के पास एक ताकत है, और वो ताकत क्या है, वो पावर क्या है, मताधिकार, वोटिंग राइट। इसी के कारण, इसी रीजन से हम इसे क्या बोलते हैं, ये हमारी संस्था के क्या हैं, ओनर हैं, स्वामी हैं। समझे क्या? मताधिकार देने का मतलब रोजमर्रा की गतिविधि में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरप्शन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि वो डायरेक्टली किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर को। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा हूं आपसे रिजर्व्स एंड सरप्लस की। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस संचय एवं आधिक्य ये क्या है, ये संचय एवं आधिक्य क्या चीज है भाई? आओ चेक करते हैं। एक स्टेटमेंट बनवा रहा हूं, जो अभी आपने चार्ट बनाना शुरू किया था वो पेज ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए, और अगले पेज पर वो टेबल, ये जो स्टेटमेंट में बनवा रहा हूं इनकम स्टेटमेंट, वो जरूर बनाना। अपने पूरे एफएम में कई कई जगहों पर ये काम आएगा अपने को, इनकम स्टेटमेंट। हो सकता है आपको याद भी हो, बनाया हुआ भी हो कभी कभी, लेकिन दोबारा बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट एफएम में कैसे बनता है समझना जरा। सबसे पहले होती है सेल्स, सेल्स में से घटाते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। जैसे ये घटाया तो मिलता है हमारे को कंट्रीब्यूशन, अंशदान। उसमें से घटाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागत। जैसे ही स्थायी लागत घटाई तो क्या मिलेगा हमको, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम प्यार से क्या बुलाएंगे, EBIT। उसमें से घटाया जाएगा ब्याज, इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट घटाएंगे तो ये आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, जिसे बोलेंगे EBT, माइनस टैक्स। जैसे टैक्स घटाएंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, मतलब EAT। EAT में से घटाया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, पूर्वाधिकार लाभांश। जैसे ये घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल टू
इक्विटी शेयर होल्डर ये एफएम के कई सारे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे आगे उनमें काम आएगा, जैसे रेशो, उसमें अपने को बहुत ज्यादा काम आएगा ये इनकम स्टेटमेंट। कुछ कुछ जगहों पर हो सकता है वर्किंग कैपिटल में भी जरूरत पड़े, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कई सारे जगहों पर इसका अपने को यूज देखने को पड़ेगा। एक बीईपी पढ़ेंगे अपन, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। लिखा क्या? लिख लिया? चलिए इधर ध्यान दीजिएगा वापस से। सेल्स यानी विक्रय, विक्रय में से परिवर्तनशील लागत घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान। स्थायी लागत घटाएंगे तो बचेगा ईबीआईटी। इस ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। परिचालन लाभ, ईबीआईटी को एक और नाम से जाना जाता है जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि परिचालन लाभ। जैसे ही ईबीआईटी आएगा उसमें से सबसे पहले क्या घटाया जाएगा? टैक्स। टैक्स घटाएंगे तो बचेगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स सॉरी अच्छा, इंटरेस्ट घटाएंगे तब बचेगा ईबीटी, और ईबीटी में से घटाएंगे टैक्स तो बचेगा ईएटी। ईएटी में से बांट देंगे हम क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड बंटने के बाद जो ये इनके पास रह गया अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें से जो बांट दिया वो तो कहलाता है हमारे लिए डिविडेंड यानी लाभांश, और जो नहीं बटा वो क्या रह गया हमारे लिए? रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो नहीं बांटा अभी तक आपने, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस कहलाएगा, यानी संचय एवं आधिक्य।
जो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपने लिखा है उसमें ऑब्लिक करके एक और नाम लिखिए, प्रतिधारित आय, बोले तो रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रतिधारित आय यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ जी, एक बात सुनना जरा ध्यान से, जो बांट दिया वो किसका है? शेयर होल्डर का, उसके पास पहुंच गया, ये अंशधारी का हो गया। जो अभी नहीं बटा ये किसका है? ये किसका है? ये कंपनी का है या इक्विटी शेयर होल्डर का है? बोलते ही नहीं है। कंपनी का है ऐसा कितने लोग बोलते हैं? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। ये कंपनी का है। 1 2 3। अच्छा, और ये शेयर होल्डर का है ऐसा कितने लोग? हाथ खड़ा करो। ठीक है, और बाकी जो अभी नहीं बता रहे वो क्या बता रहे? वो किसका है? किसी का ही नहीं बता रहे। तो याद रखो एक बात, ये आपने क्या लिखा है? अर्निंग्स अवेलेबल टू, यानी ये किसकी अर्निंग्स है? शेयर होल्डर की। आपने बांटा या नहीं बांटा, ये हर परिस्थिति में है किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर की। बांट दिया वो इनकी जेब में चला गया, और जो नहीं बांटा वो कंपनी की लायबिलिटी में चला गया। आप बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां पे लिखते हो? क्यों लिखते हो लायबिलिटी साइड पर? अगर ये कंपनी का ही है तो एसेट होना चाहिए था। कंपनी का नहीं है ये किसका है? आज नहीं बटा कल बटेगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो जब कंपनी बंद होगी। बटना लेकिन किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर को। हर परिस्थिति में इसी को ही बटना, और किसी के लिए नहीं है ये। तो ये याद रखिए कि प्रतिधारित आय या रिजर्व्स एंड सरप्लस वो हिस्सा है, वो अर्निंग का वो हिस्सा है जो अभी तक बटा नहीं है, और केवल किसके लिए रखा हुआ है? शेयर होल्डर्स के लिए, अंशधारियों के लिए। एक बात बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर जब हमारे स्वामी है तो इनका जो पैसा हमने रोक के रखा हुआ है ये भी तो स्वामियों का कोष ही हो गया ना? नहीं, अरे भाई, इक्विटी शेयर होल्डर की जो कैपिटल हमने रख रखी है, जो पूंजी हमारे पास है, जब वो पूंजी को हम कह रहे हैं कि ये ओनर्स का है, तो आज जो इनको पैसा नहीं बटा वो किसका है? वो भी ओनर्स का ही है। तो इसीलिए आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को कहां पे रखा हुआ है? ओनर्स फंड में। समझ रहे हो क्या? तो एक बात बताओ, दोबारा से सुनना जरा बात को ध्यान से। ओनर्स फंड यानी कि स्वामियों के कोष की बात कर रहे हैं। स्वामियों के कोष में सबसे पहले हमने बात करी किसके लिए? जल्दी बोलो। एक तो मैं पहले बता दूं आप लोगों को, सुबह हमारी क्लास रहेगी सबसे पहले, अभी 6:30 बजे 7 बजे जब भी हमारी क्लास लग रही है। आप चाहे चाय नाश्ता करके आए या नहीं करके आए, आपकी फुल एनर्जी चाहिए मुझे। ऐसे सुस्ती के साथ काम नहीं चलेगा। कोई भजन संध्या नहीं चल रही है जो बार बार जयकारा लगवाया जाएगा आपको। एक बार पूछ रहे फुल एनर्जी के साथ में आपका जवाब चाहिए। फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, ओनर्स फंड यानी स्वामियों के कोष की बात चल रही है, तो यहां पहला क्या रखा हुआ है हमने? ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों रखा हुआ है यहां पे? क्योंकि इनके पास क्या है? मताधिकार है, वोटिंग राइट है, पहली चीज। दूसरी बात, हमने यहां रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो अभी बटा नहीं है, और है किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। बटा नहीं है, इक्विटी का है, इसीलिए ये कंपनी की क्या है? लायबिलिटीज है, और हमेशा कहां दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड में। फिर से अच्छा ये बताओ जरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ये यहां क्यों रखी हुई है? ओनर है ये मताधिकार है क्या इनके पास? मताधिकार तो नहीं है, तो फिर ओनर कैसे बने ये? एक एक जना बोलो। नहीं, इनको काहे को बांटेंगे? इनको तो अपन बांट चुके ऑलरेडी। ये रहा। नहीं, अगर फ्यूचर में बांटेंगे तो भी ये इक्विटी वालों का ही था।
इक्विटी वालों को ही बांटेंगे। फ्यूचर में प्रेफरेंस वालों को एक ही शर्त पे बट सकता है, अगर हमने उन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किए हो, यानी कि भागीदारी पूर्वाधिकार अंश, तभी ये दोबारा बटेगा, तो इनमें बट सकता है, अदरवाइज नहीं बटेगा। तो इसलिए ये बात तो छोड़ दो कि ये इस वजह से ओनर है, वो भी नहीं है। और क्या रीजन है कि इसे ओनर रखा जाए? तो लायबिलिटी तो डिबेंचर्स भी है। पूंजी लगाई है, तो डिबेंचर होल्डर ने भी तो अपनी पूंजी लगाई है, उसको फिर आप इसमें उधार में क्यों रखते हो? जरूरी नहीं होता। आप फिर गलत काम कर रहे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चुकाना पड़ता है, और ये डिविडेंड तभी चुकाया जाता है जब लाभ हो। अगर लाभ नहीं है तो डिविडेंड नहीं चुकाएंगे। है रूल ऐसा कि लाभ है तो चुकाओ, वरना मत चुकाओ। डिबेंचर होल्डर के केस में क्या होता है, उनको ब्याज हर हाल में चुकाना है, चाहे लाभ हो या ना हो, उन्हें तो चुकाना पड़ेगा। फिर इक्विटी में तो डिबेंचर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, फिर डिबेंचर को क्यों नहीं रखा हमने यहां पे? तो एक बात याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास एक भी ऐसा राइट नहीं है, या एक भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या एक भी ऐसी विशेषता नहीं है कि इन्हें स्वामी कहा जाए। लेकिन बावजूद इसके हम इन्हें स्वामी कह रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 करने के लिए हमें मजबूर कर रहा। जब कंपनी अधिनियम 2013 में बनाया गया शेड्यूल हम पढ़ते हैं, शेड्यूल 3 पढ़ेंगे अभी। ये जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होगा उसके बाद अगला चैप्टर वही है जहां पे हम अपनी बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे। तो ये याद रखिए, जो बैलेंस शीट आप पढ़ेंगे उस बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड जब आप पढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड में ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 हमको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। और दूसरा, सेबी की गाइडलाइन। सेबी समझते हो क्या है? सेबी सुना है क्या कभी? हाँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी उसकी जो गाइडलाइन है वो भी हमको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। जिस दिन भारत में IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अरे कभी नाम सुना है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ऐसे ही IFRS है, लेकिन ये IFRS कैसा है, पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है। तो जिस दिन भारत में IFRS एप्लीकेबल हो जाएंगे उस दिन ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां से निकल के कहां चली जाएगी? बोरोड फंड में चली जाएगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग में इसे ओनर्स में नहीं, बोरोड फंड यानी उधार में रखा जाता है, डेट्स में रखा जाता है, ऋण में रखा जाता है, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई खूबी नहीं है। भारत के अंदर पूर्वाधिकार अंश एक बार अगर आपने जारी किए तो मैक्सिमम 20 साल के लिए हो सकते हैं। आपको इनका शोधन करना अनिवार्य है, रिडम्पशन करना अनिवार्य, रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो इसका मतलब इनसे जो पैसा लिया वो चुकाना है, तो फिर ये तो उधार ही हो गए ना। तो उधार ही है, लेकिन कौन? IFRS कहता है कि फिर इसे कहां रखो? बोरो, उधार में रखो। तो जिस दिन भारत में IFRS एप्लीकेबल हो जाएंगे उस दिन ये कहां चले जाएंगे? बोरो, क्योंकि इनके पास कोई खूबी नहीं है। लेकिन अफसोस, भारत में कभी भी IFRS एप्लीकेबल होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिए। इंड AS, इसको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। अब ये चलेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ नहीं है, यहां से कॉपी किए, यहां पेस्ट कर दिया, एज इट इज वैसा का वैसा चिपका दिया। इसके नंबर तक भी हमने चेंज नहीं किए। लेकिन हाँ, जहां जहां पर हमको जरूरत थी काट छांट करने की वो हमने कर ली। उन काट छांट में सबसे पहली चीज हमने क्या छांट ली? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम जिस दिन ये अप्लाई कर रहे हैं, यानी अब ये, तो ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, प्रेफरेंस को यहीं रहने दो, यहां मत लेके जाओ।
क्योंकि अगर यहां ले गए तो बहुत सारी चीजें हिल जाएगी हमारी। कंपनीज एक्ट बदल जाएगा, सेबी की गाइडलाइन बदल जाएगी, हमारी अकाउंटिंग बदल जाएगी, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बदल जाएगा। इतनी सारी चीजें कहां से संभाल पाएंगे? नोट बदले थे वही नहीं संभाल पाए, टैक्स का सिस्टम बदला था, जीएसटी लेकर के वो नहीं संभाल पाए, तो इतनी सारी चीजें एक साथ बदलेंगे तो नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इंड एस को ही चेंज कर लिया और कह दिया कि नहीं नहीं इसको यहीं रखो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए अभी तक अपने लिए ये कहां पे माने जाएंगे, क्यों माने जाएंगे, इसका रीजन लिख दो इसके ठीक नीचे। मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे लिख दो। इसके ठीक नीचे लिख दो, पूर्वाधिकार अंश पूंजी के नीचे, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 एवं सेबी के दिशा निर्देश इसे स्वामियों का कोष मानते हैं, इसे स्वामियों का कोष मानते हैं, बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 and SEBI's guideline mandates to classify it as owners fund। चलेंगे आगे, पहला काम कंप्लीट है हमारा। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, ओनर्स फंड। बात कर रहे हैं बोरोड फंड की, उधार कोष। ये क्या होते हैं, जैसे डिबेंचर है, जैसे बैंक लोन है, जैसे टर्म लोन है, जैसे सिक्योर्ड लोन है, जैसे अनसिक्योर्ड लोन है, ये सब क्या है हमारे लिए। लेकिन ऐसे नहीं बांट सकते इसको, तो हम कैसे बांटेंगे, दो भागों में। एक लॉन्ग टर्म डेट्स, दीर्घकालीन ऋण, और एक है शॉर्ट टर्म डेट्स, अल्पकालीन ऋण। पहले कोई टाइम था यहां पे तीन तरीके के डेट्स हुआ करते थे, एक मध्यकालीन भी होता था। तो पहले क्या चलता था, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। अब उनमें था क्या, पहले वो समझ लो जरा। शॉर्ट टर्म बोलते थे कि 0 से 3 साल तक का शॉर्ट टर्म है, 3 से 5 साल का मिड टर्म है, और 5 साल से अधिक के लिए अगर आपने लोन लिया तो वो लॉन्ग टर्म है। ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चलता था। लेकिन तकलीफ इस बात की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर अलग हो जाता था और अकाउंटिंग अलग, क्योंकि अकाउंटिंग में तो दो ही तरीके के लोन्स हो सकते हैं, या तो करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज वो होगी जो 1 साल तक की होगी, और 1 साल से ऊपर सब क्या है, नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म। तो दोनों मिसमैच कर रहे थे। तो फिर एफएम में भी उस चीज को सुधार किया गया और दो ही कैटेगरी बनाई गई, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो अब आपसे कोई पूछे कि डेट्स कितने प्रकार के या उधार कितने प्रकार के या बोरोड फंड कितने, तो बोलोगे दो, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होगा, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए। और ये क्या है, मोर देन 1 ईयर।
ठीक है, 1 साल तक का जो होगा वो शॉर्ट टर्म, और उससे ऊपर सब क्या है हमारे लिए अब लॉन्ग टर्म। हमने डिसीजन मेकिंग भी उसी हिसाब से कर दिया, कोई चेंज नहीं किया, कुछ भी परिवर्तन नहीं। चलें आगे। लिख लिया? चलिए अब कोशों का उपयोग मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यूज कैसे हो सकते हैं? दो प्रकार के होते, तीन है, पहले दो समझा रहा हूं। दीर्घकालीन उपयोग, लॉन्ग टर्म यूजेस। एक होगा अल्पकालीन उपयोग, मतलब शॉर्ट टर्म यूजेस। ये लॉन्ग टर्म यूज क्या है? लंबे समय तक काम में लिया नहीं जा सकता। हम डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म यूजेस यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काम कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय, अरे समझते हो क्या पूंजीगत व्यय क्या होता है? कौन सा होता है? पढ़ा ना, अकाउंटिंग में पढ़ लिया क्या पूंजीगत व्यय? तो फिर पढ़ा तो बताते क्यों नहीं? यानी खर्चा किया आज और बेनिफिट मिलेगा, तो बस फिर क्या है? यानी लॉन्ग टर्म यूजेस में पूंजीगत व्ययों की बात कर रहे हैं, तो वहां चैप्टर जो यूज होगा उसको कहेंगे कैपिटल बजटिंग, यानी पूंजी बजटन। और दीर्घकालीन यूजेस यानी कि लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए अगर बात करें तो वहां पर एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। पूंजी संरचना। और जब अल्पकालीन की बात चल रही है तो अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म, बहुत छोटे समय के लिए, तो जो छोटे समय के यानी साल भर तक के लिए यूज की बात है, तो वो केवल क्या है? वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी। एक और उपयोग होता है, और वो छोटा सा उपयोग क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाभांश वितरण। वो ना अल्पकालीन में ना दीर्घकालीन में, वो एक अलग ही यूज है, और वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाभांश वितरण।
अब हमारे सिलेबस में एक तो ये चैप्टर है और एक ये है, ये दोनों नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। ना तो पूंजी संरचना है और ना ही लाभांश वितरण है। तो ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे अपन, वो 2 नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस लिखवाएं? अच्छा चलो, कल आते ही सबसे पहले मेरे को याद दिला देना, कल सिलेबस लिखवा देंगे। चल सकते हैं आगे, ठीक है। कोषों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या होगा? अल्पकालीन, दीर्घकालीन और लाभांश वितरण, यानी लॉन्ग टर्म, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और शॉर्ट टर्म। जब लॉन्ग टर्म की बात चलेगी तो 2 चीजें, कैपिटल बजटिंग और अल्पकालीन की बात चलेगी तो वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इन सबसे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड एक पॉइंट और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो भी हमारे नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट वो डिसीजन में ही काम आता है कि हमको कैसे, कौन सी कॉस्ट क्या काम आ रही है, कितने की क्या है, कौन सा लाभ हमको ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। यानी कि एक बात समझे, हम हमेशा एक ही चीज जानते हैं, कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए, तो कैपिटल की कॉस्ट भी कैसी होनी चाहिए? सबसे कम होनी चाहिए। अब यही बात मैं आपको एक लाइन में लिखवा रहा हूं कि सबसे कम कौन सी और सबसे ज्यादा कौन सी, ठीक है। तो एक नोट डाल के लिखिए, नोट, सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है? सबसे सस्ता स्रोत वित्त का, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है डिबेंचर। डिबेंचर मत बोलो, उसको बोलो डेट्स, यानी कि ऋण। ये सबसे सस्ता स्रोत होता है। हाँ, अभी बात करते हैं सस्ता कैसे हुआ, छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे। सबसे सस्ते के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? अरे बोलो ना, डेट्स, सबसे सस्ता सोर्स। पूरे एफएम में याद रखिएगा एक ही बात, सबसे सस्ता सोर्स जब भी मैं पूछूं आपसे हमेशा क्या बोलोगे? डेट्स, सबसे सस्ता, चीपेस्ट सोर्स। और इक्विटी शेयर्स, ये कैसा होगा? सबसे महंगा। कॉस्टली सोर्स कौन सा है? इक्विटी, ठीक है। हाँ, दोनों में नोट लिख लो। मैं लैंग्वेज में लिखवाऊं या ऐसे लिखवाऊं? लिख दी। जिन्होंने नहीं लिखना है या लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो लिख लो, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत ऋण होता है। एवं समता अंश सबसे महंगा स्रोत होता है। अब ये सबसे सस्ता और सबसे महंगा किस बेसिस पे? बहुत बढ़िया जवाब है। यहां पर हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यहां टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। चेक करोगे जरा, इंटरेस्ट चुकाने के बाद आपने क्या किया है, यानी आप अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो इस ईबीआईटी पर क्या दे रहे होते? टैक्स। अब आप किस पर दोगे? ईबीटी पर, यानी अब ये अमाउंट कुछ कम हो गया। तो टैक्स बेनिफिट होने की वजह से डेट्स सबसे सस्ता स्रोत बन जाता है। अच्छा,
आप देखिए यहां इक्विटी वालों को जो डिविडेंड बांटा उस पर तो हमको कोई टैक्स बेनिफिट मिला ही नहीं, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो जब करों का कोई लाभ नहीं है तो फिर ये उसके तुलना में सबसे महंगा स्रोत है। एक रीजन तो यही है। दूसरा, और दूसरा कारण क्या है, फिर से समझो है। देखिए एक बात समझे, इनको हमको क्या पे करना है, इंटरेस्ट। ये क्या फिक्स्ड होता है या ये अर्निंग के बेसिस पे देते हैं? जब हमने डिबेंचर्स या लोन लिया होगा तो इंटरेस्ट की रेट पहले से ही फिक्स्ड होगी, पहले से फिक्स्ड होगी। लेकिन इक्विटी वालों को क्या देना है, ये फिक्स्ड है क्या? जो कुछ बच गया वो सब इनका है। तो एक बात बताओ, एक संस्था सब कुछ चुकाएगी तो बचाएगी, इसका मतलब इनकी तुलना में इनकी अर्निंग ज्यादा हुई कि नहीं? अरे तभी तो ये चुका पाओगे, नहीं समझे क्या? तो इसका मतलब मैं एक छोटा सा सिंपल से कॉन्सेप्ट समझना, दो चीजें छोटी छोटी हैं, मैं उनको जोड़ूं और बात समझाऊं। आपको 12वीं में या 11वीं में एक बात सिखाई गई थी कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। एक कॉन्सेप्ट सीखा था क्या आपने? जहां जोखिम ज्यादा है आय भी यही है ना। तो दूसरी बात फिर से समझिए, अगर मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूं और बैंक से मुझे 6% का ब्याज मिल रहा है, तो आप अगर वही पैसा बैंक में नहीं जमा कराएं और अपने बिजनेस में लगाएं तो आप 3% 4% की रिटर्न तो चाहोगे, हैं? कम से कम 3-4 चाहोगे। तो फिर 3-4% का ब्याज आप रिटर्न चाह रहे हो, इससे अच्छा तो बैंक में जमा करा दो, 6% मिलेगा। किसमें? बैंक में। तो बिजनेस में जोखिम रहती है तो आपकी उम्मीदें फिर 3% क्यों है, ज्यादा होनी चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर बैंक में पैसे जमा करा रहा हूं और वहां पर मुझे मिल रहा है कितना, 6, तो मैं अपने बिजनेस से कितना कमाना चाहता हूं, कम से कम 6 से ज्यादा। तो जो ज्यादा की बात है वो भी तो यहीं पे भी यही बात है ना। अगर आप डिबेंचर होल्डर को 10% का रिटर्न दे रहे हो, 10% का ब्याज चुका रहे हो, तो फिर मालिक स्वामी वो क्या 10% ही कमाएंगे, वो उससे ज्यादा कमाएंगे। तो ये बात याद रखिए, इस जो ये मॉडल बता रहा हूं मैं आपको, ये है CAPM मॉडल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आता है। हमारे को नहीं पढ़ना इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा रहा आपको, बस इतनी सी बात कि जोखिम अगर ज्यादा है, ये डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, अरे हाँ या ना? क्या फिक्स्ड मिलेगा? अगर लाभ नहीं है तो भी मिलेगा। अच्छा, उनको क्या पुनर्भुगतान होगा, रीपेमेंट होगा कि नहीं होगा? 100% बात है। अरे लोन तो चुकाओगे ना, या विजय माल्या हो जाओगे? बताते हैं, चुकाना पड़ेगा भाई। तो इसका मतलब इनको वापस मिलना भी निश्चित है। लेकिन एक बात इधर ध्यान दो, इक्विटी वालों लाभ हुआ तो क्या इनको लाभांश देना है? कुछ नहीं है, ये मांग ही नहीं सकते बेचारे कि लाभ हो गया लाओ हमको लाभांश दे दो, बोले नहीं अभी नहीं दे रहे अगले साल देंगे। तो इनके पास कोई राइट नहीं है कि लाभांश मांग भी पाएंगे क्या? अच्छा, जब लिक्विडेशन होगा, कंपनी का समापन होगा, कंपनी बंद होगी, तो इनको पैसा वापस मिलेगा क्या? पता ही नहीं है। बचेगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर को जोखिम ज्यादा है या डिबेंचर होल्डर को? तो फिर रिटर्न कौन ज्यादा चाहेगा? तो फिर महंगा कौन हुआ, किसकी तुलना में? खत्म बात। तो सिंपल सी बात है, हमेशा सबसे सस्ता स्रोत कौन सा होगा? अरे बोलो ना, डिबेंचर्स, डेट्स, ऋण, और सबसे सस्ता यही है, इक्विटी है। इतना समझा दो तब भी वही की वही बात। इधर टीप के बोलो, देखें जरा, ये टीप के बताओ सबसे सस्ता कौन सा और महंगा? ये महंगा क्यों है? महंगा नहीं है,
एक बात समझो, आरपीएससी में जो एग्जाम होता है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लैंग्वेज घुमाते हैं और आप घूम जाते हैं क्योंकि आपको घूमना पसंद है। याद रखिए, टर्म्स के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने टर्म्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लैंग्वेज बदल के आएगी और आप वही गलती कर बैठोगे। तो इसलिए फिर बोल रहा हूं, सबसे सस्ता कौन सा, महंगा कौन सा? महंगा क्यों है? क्योंकि यहां टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। और ये सस्ता क्यों है? टैक्स का बेनिफिट मिला। बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब हमारे पास आज ये डिस्कशन पूरा हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध क्या है। वित्तीय प्रबंध का मतलब कोषों को जुटाना, रेजिंग दी फंड्स, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स यानी कोषों का उपयोग। जुटा कहां से सकते हैं? या तो खुद के होंगे, या अगर बात कर रहे कोषों का उपयोग तो क्या हो सकते हैं? दीर्घकालीन और अल्पकालीन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, कल अब इससे आगे की चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज और सुने भाई, एक 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 कॉन्सेप्ट और सुने। इन्होंने कहा कि अगर मान लो कंपनी को लाभ ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में लाभ ही ना हो तो इनको तो चुकाना कंपलसरी है, लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में तो फिर ये महंगा हो गया। नहीं, याद रखो, ये हमेशा महंगा रहेगा। रीजन उसके पीछे दूसरा भी है कि हम जब केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, निकालते हैं तो उसका मेथड सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ही नहीं होता, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो ऑलरेडी रखा हुआ है पुराना, वो भी तो इन्हीं का ही है, तो उसकी वजह से भी इनकी कॉस्ट क्या है? ज्यादा है। तो इसके कई सारे रीजन है। 5 मेथड से केई निकलती है: अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ और सीएपीएम। 5 मेथड से आपको ये निकालनी पड़ती है। उन परिस्थितियों के अनुसार जब बदलता रहता है सिनेरियो, प्रॉफिट नहीं है तो अर्निंग नहीं निकलेगा, डीपीएस से निकालेंगे, डीपीएस नहीं निकल रहा है क्योंकि रिजर्व्स नहीं है तो सीएपीएम से निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेथड से निकालेंगे। तो अल्टीमेटली ये उससे तब भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो एक सोच है हमारी कि कभी प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर ये तो सस्ता पड़ गया हमारे को, या इनको तो देना ही नहीं पड़ा तो फिर सस्ता हो गया ये तो हमारे लिए। वो नहीं है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हिसाब से निकाला जाता है। अब वो क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है तो वो मैं इतना लंबा आपको डीप में समझा नहीं सकता, तो इसलिए कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। ठीक है, कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। कल उम्मीद कर रहे हैं 6:30 बजे का हमारा समय होगा, 6:30 से 7:30 का। हाँ बिल्कुल, तो जो आज 7:30 पौने 8 तक आए हैं वो कल 6:30 बजे आने का कष्ट करें, बिल्कुल टाइम के ऊपर। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।